चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दक्ष क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर। कल हमने देहरादून डिस्ट्रिक्ट का लेक्चर फर्स्ट देखा था और उसमें हमने जाना था कि ये जो जिला देहरादून है किस तरह से जो इसका नामकरण हुआ है, क्या क्या इसके उपनाम रहे हैं, कहाँ इसका स्थिति है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है आपने कल लास्ट देखा था कि इसमें हमने पहला देख लिया था कि इसका जो आपका स्थापना है वो कब हुआ, इसके जो उपनाम है वो क्या क्या हैं। और लास्ट हमारे पास जो कल हमने अंतिम इसका टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अब हम अगले में इसका देखेंगे सामान्य परिचय, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसको वहीं से आगे चलते हैं। कल जो हमने क्लास छोड़ा था लास्ट, इसमें आज हम बात करेंगे देहरादून जनपद का सामान्य परिचय के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। और मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी जिले को, किसी भी जनपद को पढ़ने के जो तरीके हैं वो आपके क्या क्या होने चाहिए। तो उसमें हमारे पास कल हो गया था कि स्थापना कब हुआ, आपने पढ़ा था कि सबसे पहले कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1817 में देहरादून जनपद की स्थापना करी थी और 1871 तक 71 तक ये अटैच जिले के रूप में रहा था सहारनपुर के साथ। किस तरह से अलग हुआ वो सारी बातें आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सामान्य परिचय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो जिला हमारा देहरादून है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो पहला हम ध्यान देंगे कि सामान्य परिचय की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून जनपद के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? इसके एरिया की। और देहरादून जनपद का जो आपको क्षेत्रफल दिखेगा, आप देखेंगे कि इसका जो टोटल एरिया है ये है 3088 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर है देहरादून जनपद का जो एरिया है ना। तो क्षेत्रफल में पहला आप देखेंगे कि सर जो जनपद हम पढ़ रहे हैं उसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। यहीं से आपको प्रश्न बनेगा कि जब 2011 का सेंसस हुआ तो इसमें ये जो हमारा देश है भारत, इसका जो टोटल एरिया है वो उसमें कितना दर्शाया गया है। तो आप सभी बच्चे देखेंगे कि 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे देश का जो टोटल एरिया रहा है भारत का, ये लगभग रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहा है। और फिर हम देखेंगे कि यदि हम बात करें इसी में, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 2011 में ही जो उत्तराखंड राज्य का टोटल एरिया रहा है, टोटल क्षेत्रफल रहा है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग रहा है लगभग जो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना रहा है? 53,483 वर्ग किलोमीटर रहा है। तो ये लगभग उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल रहा है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल रहा है। और हम पढ़ते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 1.69% आपका क्षेत्रफल है ये किसके पास है? उत्तराखंड राज्य के पास। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और इस आधार पर हम डाटा को तैयार करते हैं कि ये क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो उत्तराखंड जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 19वां या 20वां राज्य आ जाता है ना। ये दोनों में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है, तो आप 19वां या 20वां राज्य इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यदि हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, इसमें अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सर्वाधिक 4 बड़े जनपद कौन कौन से हैं जिनका एरिया सबसे ज्यादा है, और वो सर्वाधिक 4 सबसे छोटे जनपद कौन रहे हैं क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम यदि बात करेंगे, इधर हम लिखेंगे कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो कौन से रहे हैं। तो इधर बात करेंगे सबसे कम जिनका क्षेत्रफल है वो जिले कौन कौन से। और इधर हम बात करेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपदों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किन जिलों का रहा है, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल में यदि आपसे पूछेगा तो पहले नंबर पर आप पढ़ेंगे कि सर उत्तराखंड में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का है? चमोली का। और ये कुल एरिया अपने पास लिए हुए 8,030 वर्ग किलोमीटर। कितना लिए हुए हैं? 8,030 वर्ग किलोमीटर एरिया कौन अपने पास लिया हुआ है? चमोली जनपद। और उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसके बाद आप बात करेंगे कि दूसरा जो है वो उत्तरकाशी है। और उत्तरकाशी की जब बात करेंगे, उत्तरकाशी के पास जो एरिया है ये आपके पास है 8,016 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी के पास कितना है? 8,016 वर्ग किलोमीटर का एरिया लेके दूसरे नंबर पर कौन रहा है? यहाँ पर उत्तरकाशी।
जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो तीसरा जो रैंक है वो आपका पिथौरागढ़ का आता है क्षेत्रफल में। और पिथौरागढ़ की जब आप बात करेंगे तो इसके पास जो एरिया है उत्तराखंड में वो है 7090 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 7090 वर्ग किलोमीटर एरिया किसके पास है, पिथौरागढ़ के। और चौथे नंबर पर यदि आप बात करेंगे तो चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो आप जिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप पौड़ी गढ़वाल। चौथे नंबर पर किसका रैंक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल का। और पौड़ी गढ़वाल का यदि आप एरिया पढ़ेंगे तो 5330 वर्ग किलोमीटर एरिया लेके लगभग फोर्थ रैंक में कौन आ जाएगा, तो चौथे नंबर पर जो आएगा वो आपका जो है पौड़ी गढ़वाल आ जाएगा। कौन आ जाएगा इसमें, तो पौड़ी गढ़वाल आ जाएगा। पहला कौन है, चमोली, दूसरा कौन है उत्तरकाशी, तीसरा कौन है पिथौरागढ़, और चौथा यानी कि क्षेत्रफल में जो चौथा रैंक है वो किसका है, पौड़ी। यदि आप सबसे कम में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो चंपावत है। और चंपावत के पास कुल जो एरिया है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर। चंपावत के बाद जो दूसरा सबसे छोटा जनपद आता है वो है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग की जब भी वो बात करेगा तो आप लिखेंगे कि इसके पास है 1984 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और ये उत्तराखंड में जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो दूसरा रैंक रखेगा। तीसरे पर जो है वो आपका बागेश्वर है। और बागेश्वर की जब आप बात करेंगे तो बागेश्वर के पास जो एरिया है वो है 2246 वर्ग मीटर। कितना है, 2246 वर्ग मीटर। और चौथे नंबर पर जब आप बात करेंगे तो ये लेकर बैठा हुआ है हरिद्वार। और हरिद्वार के पास जो आपका टोटल एरिया है, ये हरिद्वार का एरिया आपके पास है 2360 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से पहला डाटा हम पढ़ते हैं कि यदि हम इस जनपद को क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो इसका कुल एरिया है 3088 वर्ग किलोमीटर। और फिर भारत का टोटल एरिया जब पूछेगा तो 32,87,263 होगा। उत्तराखंड का जब पूछेगा तो 53,483 होगा। और ये क्षेत्रफल में जब भी हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो भारत में इसका जो है 19वां रैंक आ जाएगा। लगभग जो है आप कौन सा रैंक इसको भारत में देंगे, 19वां स्थान देंगे, है ना। इसके बाद जब भी आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा जो राज्य एरिया में है तो आप पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा जो एरिया है वो किसका है, राजस्थान का है। और सबसे छोटा जो एरिया है क्षेत्रफल में वो किसका आ जाता है, गोवा का आ जाता है। ठीक है, तो पहला जो बेसिक इंट्रो था इसमें वो था इस जनपद की जो है। सबसे पहले इस जनपद का क्या हमने पढ़ा है, तो पहले पर हमने पढ़ा कि देहरादून जनपद का क्षेत्रफल कितना है और हमने समझ लिया है। सेकंड पे हम चलेंगे क्षेत्रफल पढ़ने के बाद। दूसरा जो हमारे पास सामान्य परिचय का जो डाटा होगा वो हम बात करेंगे इसकी जनसंख्या के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे, जनसंख्या, अर्थात जो पॉपुलेशन है देहरादून जिले की वो पॉपुलेशन कितनी है देहरादून जनपद में। सेकंड जो आपने पढ़ना है वो जनसंख्या को लेकर चलेंगे। सीधा हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि सर 2011 का जो सेंसस था, 2011 की जो जनगणना थी, यदि आप इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये जो जिला देहरादून है आपके पास, इस जिले में कुछ कुल लोग रहते थे लगभग 16,96,000 लोग रहते थे। यहाँ पर कितने रहते थे, 16,96,000 लोग रहते थे। और इस आधार पर इसका उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या में दूसरा स्थान आता था। क्या आता था बेटा, तो उत्तराखंड राज्य में इसका कौन सा रैंक था आपका, सेकंड रैंक था। पहली बात करेगा तो हरिद्वार की आ जाएगी, है ना। अब यहीं से हम बात करेंगे कि सर 2011 में यदि बात करेगा वो कि जो भारत रहा हमारा, इस भारत की कुल जनसंख्या क्या थी 2011 में। आज तो हम दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। 2011 में यदि हम बात करेंगे तो लगभग 1 अरब 21 करोड़ लोग रहते थे भारत में। कितने रहते थे, 1 अरब 21 करोड़ लोग कहाँ रहते थे, भारत में रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्तमान की बात करेंगे बेटा तो वर्तमान में लगभग 1 अरब 45 करोड़ लोग इंडिया में हैं। और हम दुनिया में फर्स्ट रैंक रखते हैं पॉपुलेशन के आधार पर, है ना। यहीं से हम बात करेंगे कि इस इंडिया का जो 27वां राज्य रहा उत्तराखंड, यदि इसकी बात करेंगे कि 2011 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो फिर आपको ध्यान देना है कि 2011 में हमारे उत्तराखंड में जो लोग रहते थे वो थे 1,86,292 लोग यहाँ रहते थे। कितने रहते थे, 1,86,292 लोग उत्तराखंड में कब रहते थे, 2011 में। जब हमने देखा तो लगभग 1,86,292 लोग हमारे उत्तराखंड में निवास कर रहे थे। कब, 2011 में, है ना। और यदि हम इसको देखेंगे बेटा तो लगभग भारत में जो इसका स्थान आता है जनसंख्या के आधार पर, भारत में उत्तराखंड का जो रैंक आता है वो आप पढ़ते हैं कि ये लगभग 20वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, 20वां। अब यहीं से हम आगे गए, अगला हमने देखा कि यदि हम बात करें उत्तराखंड की
तो उत्तराखंड में वो 4 बड़े जिले कौन से, जनपद जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और उत्तराखंड में वो 4 सबसे छोटे जनपद कौन है जहां सबसे कम जनसंख्या है उत्तराखंड में। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरह से 2 एरो बनाने हैं आपने, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने पहला देखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है उत्तराखंड का वो कौन सा है, हरिद्वार। और हरिद्वार अपने पास जो है 18,92,000 की जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आबादी जब भी आपको पूछेगा तो आप किसकी रखेंगे, हरिद्वार जिले की। और जब भी आपको उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी बोलेगा तो भी आप किसकी रखेंगे, हरिद्वार की। लगभग 11 या 12 लाख लोग यहाँ के ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। तो 18,92,000 लोग रहते हैं हरिद्वार में। दूसरे नंबर पर जो था वो आपका देहरादून का आता है, और देहरादून की जो जनसंख्या थी ये आपके पास थी 16 लाख, और लगभग 96,000 लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ये जिला दूसरा रैंक रखता था। तीसरे पे जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि तीसरी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी है, उधम सिंह नगर की, और इसकी जो जनसंख्या थी ये भी बेटा लगभग 16,49,000 थी। और चौथी जो जनसंख्या आप ध्यान रखेंगे बेटा वो किसका था, नैनीताल का। और नैनीताल की बात करेंगे तो लगभग 9,54,000 लोग नैनीताल में रहते थे। कितने रहते थे, 9,54,000 लोग। ये 4 बड़े आबादी वाले राज्य रहे, है ना। इसके बाद जनपद रहे। इसके बाद यदि सबसे कम जनसंख्या बोलेगा तो इसमें सभी जानते हैं बेटा कि उत्तराखंड में किस जिले की रहती है, रुद्रप्रयाग। एक वो जिला जो 1997 में स्थापित हुआ था, और सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त जो जिला है बेटा वो इसी को घोषित किया गया है। तो उसी जिले में जनसंख्या सबसे कम है, और इसकी जनसंख्या जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ रहते थे 2,43,000 लोग। कितने रहते थे, 2,43,000। और इसके बाद दूसरी जो सबसे कम जनसंख्या बोली गई है वो चंपावत की लिखी गई है, और चंपावत में जो लोग रहते हैं वो 2 लाख और लगभग जो है 2,58,000, और ये 600 लोग थे। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ लगभग लगभग, क्योंकि यहाँ पर इसी के आसपास बागेश्वर था। तीसरी सबसे ज्यादा जो आबादी रहती है वो कहाँ थी, बागेश्वर में। और बागेश्वर में बेटा लगभग जो 300 लोग इससे ज्यादा हैं, 2,58,000 सेम है। और यहाँ पर जो आबादी है वो 898 टोटल लोग रहते थे। तो इतना फर्क है इसमें। और चौथी जो सबसे कम आबादी है वो हमारे पास उत्तरकाशी जनपद की है। किसकी है, उत्तरकाशी की। और उत्तरकाशी में जो जनसंख्या रहती है वो फिलहाल अगर आप पढ़ेंगे तो 3,30,000 लोग आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तरकाशी में। तो इस तरह से सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमने पढ़ना है पॉपुलेशन, कि देहरादून जनपद की पॉपुलेशन क्या है, किस तरह का पॉपुलेशन इसमें रहता है। तो उसके सभी डाटा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके पास, है ना। अगर भारत में कभी भी आपको बोले कि भारत में सर्वाधिक जो आबादी है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है बेटा। और भारत में सबसे कम आबादी बोलेगा आपको तो वो सिक्किम लगाना है, जबकि क्षेत्रफल में सिक्किम नहीं था, क्षेत्रफल में क्या था, आपका गोवा था। और यदि बोलेगा कि पूरे भारत के लगभग कितने लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, क्या परसेंटेज है, तो बेटा आपको लगाना है कि 0.83% लोग भारत की आबादी के कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। और कहीं कहीं पर ये डाटा 0.84 भी आपको दे देगा। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह से दोनों को याद रखना। इसके बाद आप यहां से आगे जाएंगे, ये आपका जो है पहला आपका क्षेत्रफल हो गया, दूसरी जनसंख्या हो गई। तो एक बार फिर तीसरा जो डाटा हमारे पास रहेगा उस डाटा की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो देहरादून जिले में हम किसको पढ़ेंगे। तो तीसरा जब हम देखेंगे, इसमें तीसरे पर जब हम जाएंगे तो थर्ड नंबर पर आपको पढ़ना है देहरादून जनपद की साक्षरता के बारे में। किसके बारे में, देहरादून जनपद की साक्षरता, या इसका लिटरेसी रेट क्या है। और 2011 का जब हम सेंसस पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि ये जो देहरादून जिला है इसमें कुल जो साक्षर लोग हैं, ये साक्षर लोग हैं 85.25% यहाँ के लोग पढ़े लिखे। और यदि इसको भी वो डिफाइन करेगा तो लगभग 89% देहरादून जनपद में कौन पढ़े लिखे हैं, पुरुष साक्षरता है। और लगभग 70 या इस तरह की जो आबादी है वो बेटा कौन है, महिला साक्षरता। और ये 70 नहीं है, सॉरी 79 के आसपास ये लगभग जो है महिला साक्षरता इसकी। और उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जनपद है वो आपका कौन आ जाता है, देहरादून आ जाता है। और यदि उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता आपसे पूछे तो आपको उत्तरकाशी लगाना है, जहां मात्र 62% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है ना। तो अगला जो हमारे पे डाटा आता है ये हमारे पास है साक्षरता का। और साक्षरता का, लिटरेसी का जब भी आप मीनिंग पढ़ेंगे तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत में जब साक्षरता के आंकड़े लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि भारत का वो प्रत्येक वो नागरिक जो 7 साल के ऊपर का हो और जिसको भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से
किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना और बोलना आता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत में साक्षर माना जाता है। ना कि उसे माना जाता है जो स्कूल गया है, महाविद्यालय में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल के ऊपर का वह व्यक्ति जो 22 भाषाओं में किसी एक भाषा को अच्छी तरह पढ़ना लिखना और बोलना जानता हो। यहीं से जब हम आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यदि हम भारत की बात करेंगे, तो भारत की बात करेंगे 2011 में भारत की साक्षरता क्या है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भारत का लिटरेसी रेट है, वो भारत का लिटरेसी रेट हमारे पास है लगभग 74.04% लोग यहाँ के पढ़े लिखे, थोड़ा सा पॉइंट के बाद डाटा ऊपर नीचे रहता है। और भारत में जब भी आपके पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे राज्य है, सबसे ज्यादा साक्षरता वो केरल की है, और सबसे कम यदि पूछेगा तो सबसे कम साक्षरता किसका है, बिहार का हो जाएगा। यहीं पर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो एग्रीगेट साक्षरता है 2011 में, फिर हमको ये ध्यान रखना है, तो उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो आप सभी बच्चे पढ़ते हैं कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 78% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। उत्तराखंड की साक्षरता क्या है, 78% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। और जब आपको कभी भी ये पूछे कि यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में साक्षरता में उत्तराखंड का क्या रैंक आएगा, यदि आपसे कभी ये पूछे कि भारत की साक्षरता में उत्तराखंड का आपको क्या रैंक लगाना है, तो भारत की साक्षरता में उत्तराखंड का जो रैंक आएगा वो यहाँ 18वां रैंक आपको देखेगा। भारत की साक्षरता में जब भी आप पढ़ेंगे उत्तराखंड का क्या रैंक रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो है 18वें स्थान पर है, और कहीं पर आपको यही डाटा बेटा क्या मिलेगा, 17वां रैंक मिलेगा। दोनों को आप ध्यान रखना कि लगभग 17वां या 18वां रैंक है ना, ज्यादातर किताबों में आप 17वां कर लीजिए, इसको 17वां रैंक आ जाएगा, ठीक है। लगभग कौन सा रैंक है, 17वां। अब यहीं से आपको प्रश्न निकालना है कि यदि सर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, अपने राज्य की बात करेंगे, तो 4 वो जनपद कौन से हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं उत्तराखंड के। तो एक तरफ आप लिखेंगे जो सर्वाधिक पढ़े लिखे जिले हैं, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे जो सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। तो इधर लिखेंगे कि उत्तराखंड के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, और सर्वाधिक साक्षरता की जब भी आप बात करेंगे बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो टॉप पे जो पढ़ा लिखा जिला है, ये आपका देहरादून है। सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, देहरादून। और देहरादून में लगभग एग्रीगेट बात करेगा तो 84.25% लोग पढ़े लिखे हैं। तो पहला रैंक किसका आता है, देहरादून का, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जब भी दूसरे नंबर पर आपको पूछे तो सेकंड जो रैंक आता है साक्षरता में वो किसका आता है, नैनीताल का। और नैनीताल का जो रैंक है वो आपका 88 लगभग जो है 83.88% है, दूसरे नंबर पर ये आता है। जब आप तीसरे नंबर पे चलते हैं तो तीसरी जो सर्वाधिक साक्षरता आती है वो चमोली की है, और चमोली में जो लोग हैं वो आपका 82.65% पढ़े लिखे हैं। और चौथे नंबर पर जब भी आपको लिखना हो तो चौथे नंबर पर जो पढ़ा लिखा जिला उत्तराखंड का आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पिथौरागढ़ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पिथौरागढ़। और यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं वो है 82.25% लोग। तो जब भी आपको साक्षरता में रैंक पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए सभी को कि कौन कौन सी रैंक है, ये 4। अब यहाँ लिखते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जो जनपद हैं ये आपके कौन कौन से, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा सभी बच्चों को। तो सबसे कम साक्षरता हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में, तो इसमें आ जाता है उधम सिंह नगर। कौन से जनपद की आ जाएगी, उधम सिंह नगर। और इसको जब पढ़ते हैं तो 73.10 करके इसकी साक्षरता है। और उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता किसकी आ जाती है, उधम सिंह नगर की आ जाती, बेटा ध्यान रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपको दिखेगा, ये आपको मिलेगा हरिद्वार जिला। और यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा साक्षरता आगे नहीं है, इसके पास है 73.43%, दूसरे नंबर पर सबसे कम में। फिर तीसरे पर जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे उत्तरकाशी को। तीसरे नंबर पर आप किसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे उत्तरकाशी जिले को। और उत्तरकाशी जनपद की जो इन्होंने साक्षरता दी है वो दी है 75.81%। लगभग कितने लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, 79.81%। और इसी जिले में बेटा जब भी पेपर में आपको पूछेगा तो महिला साक्षरता उत्तराखंड में सबसे कम किस जिले की है, तो उत्तरकाशी जनपद की है। लगभग 62.35 करके ऐसी साक्षरता, 62% ही यहाँ महिलाएं पढ़ी हैं। और जब महिला की सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो आप सभी बच्चे देहरादून जिले के साथ जाएंगे, और देहरादून जिले में लगभग 79% महिलाएं पढ़ी लिखी है ना। इसके बाद जो चौथा रैंक है वो टिहरी गढ़वाल का है। और टिहरी गढ़वाल की जो साक्षरता है चौथे नंबर पर सबसे कम में कौन है, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल की जो साक्षरता इन्होंने दी है, टिहरी गढ़वाल का जो डाटा लगभग दिया है वो 76.36% डाटा दिया गया है कि लगभग जो है 76% जो लिटरेसी रेट है वो किसके पास है, आपका टिहरी गढ़वाल के पास है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कौन सा डाटा,
इसके साक्षरता से संबंधित कि देहरादून जिले की एग्रीगेट साक्षरता हमारे पास कितनी है, 84 है, और इसमें पुरुष 89 है, महिलाएं 79 है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन है, देहरादून है। यहीं से हम आगे जाएंगे, भारत की साक्षरता लगभग 74% बेटा, और उसमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो केरल की है, सबसे कम किसकी है, बिहार की है। वहीं से आगे जाएंगे, उत्तराखंड की साक्षरता लगभग 78% के आसपास है, उत्तराखंड की जो एग्रीगेट साक्षरता है। और यहीं से आगे जाएंगे हम तो पढ़ेंगे भारत में साक्षरता में इसका जो है 17वां रैंक आ जाएगा। यहीं से आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देहरादून है, नैनीताल है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, और सबसे कम उधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार है, उत्तरकाशी और टिहरी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आप सभी बच्चे यहां से आगे चलेंगे तो अगला जो है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, दो चीजें हमारे पास हो गई, तीन चीजें हो गई, जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया और साक्षरता। चौथा जो हमारे पे हेडिंग रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर देहरादून जनपद का, चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे देहरादून जनपद का जनसंख्या घनत्व, देहरादून जनपद का जनसंख्या घनत्व। और आप सभी बच्चों को ये जानना है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को जब उसके क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में हम किसको निकाल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व को। और जब हम जनसंख्या घनत्व में चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा जिला है देहरादून जिला, यदि हम इसकी बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले का जो जनसंख्या घनत्व था, कब के अनुसार, 2011 के अनुसार जो देहरादून जनपद का जनसंख्या घनत्व था, यहाँ पर मिलते हैं 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 549 व्यक्ति। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे। यदि देहरादून के कुल क्षेत्रफल को आप यहाँ की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आ जाएगा जनसंख्या घनत्व, और प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ कितने मिलते हैं, 549। और इस आधार पर ये उत्तराखंड राज्य में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, ये थर्ड प्लेस रखता है बेटा। पहला जब भी बोलेगा हरिद्वार है, दूसरा जब बोलेगा उधम सिंह नगर है, और तीसरा जब बोलेगा तो आपका देहरादून है, चौथा नैनीताल। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि सर 2011 में यदि भारत की बात करेगा वो, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, हमारे इस देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या रहा था। तो हमने पढ़ा कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहीं से आप पढ़ते हैं कि सर भारत में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसका हो जाएगा, बिहार राज्य का। और बिहार में प्रति वर्ग में कितने लोग रहते हैं, 1101 लोग रहते हैं बिहार में प्रति वर्ग में। और यदि केंद्र शासित प्रदेश को आपके लिए जोड़ेगा तो आप लगाएंगे कि दिल्ली में, दिल्ली सबसे ज्यादा है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 11,000 रहते हैं। तो भारत में यदि पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, यदि ऑप्शन होगा तो आप दिल्ली लगाएंगे, राज्य यदि पूछेगा तो बिहार लगाएंगे। यदि सबसे कम पूछेगा बेटा तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है भारत में वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ प्रति वर्ग में 41 लोग मिलते हैं। कितने लोग मिलते हैं, लगभग 41 नहीं बेटा, माफ करना, ये तो उत्तरकाशी का है, 17 लोग मिलेंगे यहाँ पर। कितने लोग मिलेंगे, 17। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का आपको मिल जाएगा बेटा, इंडिया की जब बात करेगा, है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करेगा वो कि ये जो भारत है, इस भारत में जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो आप सभी बच्चे लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या घनत्व में जो उत्तराखंड है इसका जो है 25वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, 25वां स्थान आता है। यहीं से वो आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट बात करेगा कि ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में ऐसे कौन से जनपद हैं जिनके पास सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या सबसे कम है। तो हम बात करेंगे कि एकदम अगर उत्तराखंड का बोलेगा तो उत्तराखंड का आप पढ़ेंगे 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड में बेटा, ये ध्यान रखना है ना। और यदि हम यहाँ नीचे चलेंगे तो इसी उत्तराखंड राज्य में वो पूछ देगा कि जरा उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जनपदों के नाम बताइए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो हमारा रहेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और इधर हम लिख देंगे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद। इधर क्या लिख देंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद, है ना। और इसमें जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक में हम लिखेंगे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका आता है। तो पहला आप लिखेंगे
कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे घनी जनसंख्या किस जनपद में? हरिद्वार में। और यहाँ रहते हैं 801 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने रहते हैं बेटा? 801। और उत्तराखंड में सर्वाधिक है, इसका जो स्थान आता है वो सर्वाधिक आता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर हमारे पास जो सबसे घना बसा है वो उधम सिंह नगर है, और यहाँ रहते हैं 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने रहते हैं? 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरा जब पूछेगा तो फिर आ जाएंगे आप देहरादून में, और देहरादून जो जिला हम पढ़ रहे हैं यहाँ ऊपर भी आपने लिखा है कि यहाँ रहते हैं 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं किसको? नैनीताल को। और नैनीताल की जब आप बात करेंगे तो यहाँ रहते हैं 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाता है उत्तराखंड में। अब इधर चलेंगे तो आपको पढ़ना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका होगा। तो पहला आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका उत्तरकाशी जिले का है। किसका है? उत्तरकाशी जिले का है। क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारे हैं तो जरा डाटा मेरे को लिखने दीजिएगा। इसमें उत्तरकाशी में जो है वो रहते हैं 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने रहते हैं? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। बेटा पहला सबसे कम जब भी पूछेगा तो उत्तरकाशी का है। दूसरा जब आपसे पूछेगा तो दूसरे नंबर पर आता है सेकंड जो है, यदि सबसे कम जनसंख्या घनत्व में आपसे पूछा जाए तो सेकंड नंबर पर आपका चमोली को दिखा देता है ये। और चमोली का जो जनसंख्या घनत्व है वो आप सभी बच्चे देखेंगे कि चमोली में जो रहते हैं ये 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जब आप जाएंगे तो आप जाएंगे पिथौरागढ़ में, और फिर ये पिथौरागढ़ को बताएगा कि पिथौरागढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 68। और चौथे नंबर पर जो है ये बागेश्वर को बोल देगा। चौथे नंबर पे यदि सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो आपको बागेश्वर के साथ जाना है। और बागेश्वर का जो जनसंख्या घनत्व है चौथे नंबर पर आप जाएंगे किसके साथ? बागेश्वर के। और यहाँ रहते हैं 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारे पास जो डाटा आ गया ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या घनत्व का। और इसमें हमने देखा कि 2011 के अनुसार ये जो देहरादून जिला है इसका जनसंख्या घनत्व था 549 व्यक्ति यहाँ मिलेंगे और प्रति वर्ग में। और इसका तीसरा रैंक आता है, पहला हरिद्वार का है, दूसरा आपका उधम सिंह नगर का है, तीसरा इसका आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है जनसंख्या घनत्व। यदि 2011 में भारत की बात करेंगे तो 282 व्यक्ति प्रति वर्ग में रहते हैं। सबसे घना बिहार है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, केंद्र शासित जोड़ेगा तो दिल्ली में प्रति वर्ग में 11,000 लोग रह रहे हैं। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वो है भारत में। अगर उत्तराखंड का रैंक पूछेगा तो सभी बच्चों को लगा देना है 25वां रहेगा। और सर्वाधिक और सबसे कम वाली जो डाटा है मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद जनसंख्या घनत्व हो गया तो अब हम बात करेंगे बेटा लिंगानुपात की। अगला जो डाटा रहेगा हमारे पास बेसिक इंट्रो में वो देहरादून जनपद का लिंगानुपात से प्रश्न बनाएगा। तो जरा इस तरह से देहरादून जनपद को आप बना लीजिएगा। और इसमें हम बात करेंगे 2011 में देहरादून जिले का लिंगानुपात क्या रहा था। देहरादून जिले में जो सेक्स रेशियो है वो क्या रहा, जो महिलाओं के ऊपर जो है पुरुषों की संख्या है वो कितनी रहती है। तो जरा ध्यान देंगे कि 2011 में इस देहरादून जनपद का जो लिंगानुपात था वो था 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। 902 महिलाएं कितने पुरुषों पर आपको दिखाई दी यहाँ, तो 1000 पुरुष होंगे। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही बेटा आप क्या पढ़ते हैं? लिंगानुपात पढ़ते हैं। और यदि लिंगानुपात की बात करेंगे तो देहरादून जिले का जो लिंगानुपात है वो 902 है। और 902 के आधार पर आपको पेपर में पूछेगा कि उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला ये जिला है। क्या है? उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। यदि सबसे कम बोलेगा तो आपका जो है हरिद्वार का है, और दूसरा ये है। सबसे कम बोलेगा तो किसका लगाना है? हरिद्वार, है ना। तो पहला आपके लिए रहेगा कि इसका लिंगानुपात कितना है। 902 महिलाएं यहाँ रहती है 2011 के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर। फिर हम बात करेंगे कि यदि हम 2011 में भारत की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, तो ये जो देश है हमारा, इस देश में जो रहते हैं यहाँ पर लिंगानुपात है 940 तो रहेगी यहाँ महिलाएं, लगभग 940 क्या रहेगी बेटा? महिलाएं रहेगी। और 940 महिलाओं पर एग्रीगेट रूप से हम पढ़ेंगे कि लगभग 1000 पुरुष हैं। तो भारत का लिंगानुपात आपको ध्यान रखना है कितना है? 1000 पुरुष है और लगभग 940 महिलाएं। और लिंगानुपात में जो पहला स्थान आता है वो किस राज्य का है? केरल का। और जो अंतिम स्थान आता है वो किसका है? हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का। ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, तीसरी हम बात करेंगे कि जो हमारा राज्य है उत्तराखंड,
इस उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है 2011 के अकॉर्डिंग, वो लिंगानुपात हम देखेंगे लगभग कितना है। तो आप सभी जानते हैं बेटा कि 963 यहाँ पर महिलाएं हैं, और ये 963 महिलाएं कितने पुरुषों पर है, 1000 पुरुषों पर है। ये हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात आता है लगभग कब के अकॉर्डिंग, तो ये आता है 2011 के अकॉर्डिंग। और यदि लिंगानुपात में कभी भी आपका पूछा जाए बेटा कि लिंगानुपात में जो हमारा उत्तराखंड राज्य ये भारत में कौन सा रैंक रखता है, तो आप सभी बच्चे लिखेंगे कि लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में जो आपका उत्तराखंड है वो भारत में 13वां रैंक रखता है। कौन सा रैंक रखता है, तो भारत में इसका 13वां रैंक है। कितना रैंक है, 13वां रैंक ये रखता है, आपको ध्यान रखना है। यदि बोलेगा कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो ये ऊपर आपने लिख रखा है केरल का है, और सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का। और सबसे ज्यादा अगर जिला पूछेगा तो केरल का ही माहे है, जहां का लिंगानुपात 1186 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा है जहां 1139 है, और तीसरे नंबर पर एन्नौर करके एक केरल में ही है जहां 1136 आपका लिंगानुपात देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो लिंगानुपात में रैंक कितना है, 13वां रैंक है। उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात 963 है, भारत का 940 है। यहीं से हमें वो प्रश्न पूछेगा नेक्स्ट एरो में कि जरा आप ये बताइए कि जो आपका उत्तराखंड राज्य है, जो ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन हैं और सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन हैं। तो इस तरह का आप मैप बना लेंगे, और यहीं पे हम जानेंगे कि जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, जरा इसको देख लेंगे। और इधर हम जानेंगे कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं वो कौन है। तो इधर हम देखेंगे जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन कौन से, इधर सर्वाधिक लिंगानुपात देखेंगे, और उधर आप जो है सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद देखेंगे, है ना। यहीं से हम देखेंगे कि जब सर हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो हम देखेंगे वो किसका है, अल्मोड़ा का। किसका है, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में हम देखेंगे कि यहाँ 1139 रहती है महिलाएं, 1000 पुरुषों पर रहती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा किसका है, तो दूसरा आपका रुद्रप्रयाग का है। और रुद्रप्रयाग जब आप चलेंगे तो यहाँ रहती है 1114 महिलाएं, और पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000। जब हम तीसरे नंबर पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि रुद्रप्रयाग के बाद किसका रैंक आता है, पौड़ी का। और पौड़ी में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ रहती है 1103 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर। और चौथे नंबर पर जब हम चलेंगे तो हम चले जाएंगे बागेश्वर में, और बागेश्वर में हम देखेंगे कि यहाँ लगभग जो है लगभग 1090 महिलाएं हैं, और कितने पुरुषों पर है, 1000 पर। तो ये सर्वाधिक जो है 4 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा जो है आपका क्या रखते हैं, लिंगानुपात रखते हैं। अब इधर बात करेंगे सबसे कम लिंगानुपात की, तो सबसे कम लिंगानुपात जो उत्तराखंड में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे सभी बच्चे सबसे कम सर किसका है, हरिद्वार का। और हरिद्वार में रहती है 880 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो पूछेगा वो जिला जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो आपका देहरादून जिला है। और देहरादून जिले में आप पढ़ेंगे कि सर 902 महिलाएं रहती है 1000 पुरुषों पर। फिर तीसरे पर जब हम चलेंगे तो फिर आपको देगा उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर की यदि बात करेगा तो उधम सिंह नगर में रहती है 920 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, तीसरा सबसे कम। और जब चौथी बात करेगा तो चौथे नंबर पर वो लिखेगा नैनीताल, और नैनीताल में जब भी हम पढ़ेंगे तो नैनीताल में रहती है 934 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मैदानी एरिया वाले जनपद है जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यदि हम उनको देखें तो लिंगानुपात की हालत वहाँ बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ लिंगानुपात जो है वो काफी नीचे है। इसमें जो है पहले पर हरिद्वार सबसे कम, फिर देहरादून, फिर आपका उधम सिंह। तो इस तरह से लिंगानुपात वाला जो टॉपिक है वो आपको एक बार पढ़ लेना है बेटा, और फाइनल कर लेना। इन चीजों को बार बार नहीं रीड करना है। इसमें मैंने बोला कि अगर लिंगानुपात देहरादून का बोलेगा तो 902 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाएं रहती है, और इस आधार पर उत्तराखंड में ये दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला माना जाता है। यदि भारत की बात करेंगे तो यहाँ 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में, सबसे कम हरियाणा में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफी प्रोत्साहित किया गया था, काफी सुधार भी आया है बेटा हरियाणा में। और यदि भारत में जिला बोलेगा तो माहे केरल के अंदर पांडिचेरी का एक प्रांत है, और उस माहे में 1186 महिलाएं रहती है, आपको ध्यान रखना है, 1000 पुरुषों पर। और सेकंड पे यदि हम आएंगे तो वो अल्मोड़ा है, 1139 महिलाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी 1000 पुरुषों पर। और तीसरे पे आप एन्नौर में आ जाएंगे, 1136 आपको मिल जाए। तो अगला जो डाटा हमने किया ये लिंगानुपात से संबंधित था, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ से अगला जो हमारे पास होगा, अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो है दशकीय वृद्धि दर का। लिंगानुपात कंप्लीट हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो दशकीय वृद्धि दर है कि देहरादून जनपद की दशकीय वृद्धि दर क्या रही। तो एक बार फिर देहरादून जिले का एक और डाटा है, हम बात करेंगे इसकी दशकीय वृद्धि दर पे। किसके ऊपर बात करेंगे? दशकीय वृद्धि दर। और जब भी दशकीय वृद्धि दर को आप सभी बच्चे पढ़ेंगे तो आप बेटा एक चीज को हमेशा याद रखेंगे कि ऐसी वृद्धि जो 2000 से लेकर 2011 तक इन 10 सालों में जनसंख्या में हुई है, जो भी जनसंख्या इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। डन है ना? और दशकीय वृद्धि दर की यदि हम बात करेंगे तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो देहरादून जिले का हम पढ़ेंगे कि इस जिले को जिसको हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि देहरादून जिले का जो दशकीय वृद्धि दर रहा है वो लिख लेंगे, जिसको हम पढ़ें कि देहरादून का जो दशकीय वृद्धि दर रहा है देहरादून जनपद का, ये देहरादून जनपद का दशकीय वृद्धि दर हमारे पास जब भी पूछेगा तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सर इसने जो है इन 10 सालों में लगभग 32.33% आबादी बढ़ाई। और जब भी इसमें रैंक पूछेगा दशकीय वृद्धि दर में तो हमारे उत्तराखंड राज्य में इसका जो रैंक आता है सर वो दूसरा रैंक आता है। कौन सा रैंक आता है? दूसरा। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि सर यदि कभी भी प्रथम रैंक पूछे तो किसका आ जाएगा? उधम सिंह नगर का आ जाएगा फर्स्ट में, जिसने जो है 33.43% बढ़ा है। तो देहरादून जनपद को आप ध्यान रखेंगे कि 2011 में इसका जो दशकीय वृद्धि दर था वो कितना था? 32.33% था। इसको ध्यान रखते हैं ना। अब जब हम इसमें आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दशकीय वृद्धि दर है, ये दशकीय वृद्धि दर भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही। यदि 2001 से 11 तक हम बात करेंगे तो ये जो देश है हमारा भारत बेटा, इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही ये लगभग रही है 17.50 या 51, जो भी आपको देगा इतना ध्यान रखना है। भारत में लगभग 10 सालों में 17.5% आबादी बढ़ी है, इसका कहने का मतलब ये है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.51 रहेगी, या आपको कहीं पर 17.64 मिलेगा, या आपको कहीं पर 17.71 मिलेगा, देख लीजिएगा। इस तरह से रहा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य की जो एग्रीगेट दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है। तो उत्तराखंड राज्य की जो 10 सालों में दशकीय वृद्धि दर रही है, बहुत बार पेपर में आता है, उत्तराखंड राज्य की दशकीय वृद्धि दर जो रही है, ये दशकीय वृद्धि दर बेटा ये लगभग रही है 80.81% या 71। इसमें भी थोड़ा सा डाटा परसेंटेज के बाद पॉइंट के बाद आपको नीचे ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपका लगभग अगर उत्तराखंड की बात करेगा तो 18.81 रहा। और जब भी हम बात करेंगे कि यदि सर भारत की जनसंख्या में ये पूछा जाए कि भारत में दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का क्या रैंक रहा, तो भारत में दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड की जो रैंक है, दशकीय वृद्धि दर में जो आपका रैंक रहा है वो रैंक रही है बेटा आपकी क्या? 20वीं रैंक। कौन सा स्थान रहा है? 20वां स्थान रहा है। इसको अंडरलाइन करना कि जब भी वो दशकीय वृद्धि दर में पूछे तो आपको रैंक क्या लगाना है? 20 नहीं 20वां नहीं, 18वां करना बेटा, सॉरी माफ करना। क्या लिखना है? 18वां लिखना है। इसमें कौन सा रैंक है? 18वां, सॉरी माफ करना, 20वां नहीं। अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आपसे फिर वही प्रश्न वो पूछेगा कि जरा ये बता दीजिए कि ये जो राज्य है आपका, यहाँ सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से। तो फिर हम लिखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो 10 सालों में जनसंख्या बढ़ी है वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो किसकी रही है, जरा हम इसको देख लेंगे, है ना। हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है इन 10 सालों में किसकी रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहला जो रैंक रहा इस दशकीय वृद्धि दर में, ये रैंक रहा है उधम सिंह नगर का। और ये बेटा बार बार प्रश्न आता है। और इसने जो कुल आबादी बढ़ाई वो है 33.43%। यदि आप देखेंगे तो लगभग 2001 से 11 तक उधम सिंह नगर ने 33 से 33.5% आबादी इंक्रीज करी है। और दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो हम बेटा उस जिले का नाम लेते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, और ये देहरादून जिला है। और इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है ये 32.33% देखी गई है। तो दूसरे नंबर पर यदि वो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी रही दूसरे नंबर पर, तो देहरादून की। यदि तीसरे नंबर पर आप चलेंगे तो तीसरा जो रैंक है वो किसका रहेगा? हरिद्वार का।
और हरिद्वार ने जो जनसंख्या बढ़ाई बेटा वो 30.63% है। और तीसरे नंबर पर जो दशकीय वृद्धि दर आपको लिखना है वो किसका है, हरिद्वार का। चौथे नंबर पर आप चलेंगे तो नैनीताल का रहेगा। चौथी सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ी, आप सभी जानते हैं मैदानी जिले हैं तो यहीं पर बड़ी होगी, और यहाँ पर जो है वो 25.13% के साथ चौथी सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर रही। ठीक है, अब आप इधर चलेंगे, हम पढ़ेंगे कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जब भी आपसे पूछेगा, इधर हम पढ़ेंगे वो डाटा जिसमें सबसे कम दशकीय वृद्धि दर के बारे में वो बोलेगा। और यहाँ पर बेटा आप सभी को ध्यान रखना है कि दो जिले तो ऐसे रहे उत्तराखंड के जहाँ ऋणात्मक वृद्धि हुआ, जिसमें पहला जो है वो आपका पौड़ी गढ़वाल है। और पौड़ी गढ़वाल में 2001 से जब बात करेंगे, 2001 से और 2011 तक, तो आप सभी बच्चे देखेंगे कि 10,000 लोग कम हो गए थे। कितने हजार लोग कम हो गए थे, 10,000 लोग। और इसीलिए पौड़ी की जो दशकीय वृद्धि दर है वो माइनस में गई थी 1.41%। बड़ी नहीं बल्कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्या वृद्धि दर्ज की गई थी, ऋणात्मक हो गई थी जनसंख्या बढ़ने की बजाय, ये आपको ध्यान है। फिर दूसरी जो सबसे कम रही वो हमने पढ़ा कि दूसरे नंबर पर कौन सबसे कम रहा, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा की भी यदि 2001 से 2011 तक बात करें तो यहाँ 8,000 लोग कम हो गए थे। कितने हजार लोग कम हुए, 8,000। और फिर जब हमने इसको परसेंटेज में निकाला तो -1.28% के साथ दूसरी जो ऋणात्मक वृद्धि हुई या सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर रही वो किसकी रही थी, हरिद्वार की, अल्मोड़ा की। तीसरे नंबर पर जब हम गए तो फिर हम पहुंचे किस जिले के पास, टिहरी गढ़वाल के पास। किसके पास आए, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल में जो वृद्धि रहा ये नेगेटिव में नहीं गया था, यहाँ की वृद्धि रही हमारे पास 2.25%, लगभग जो है 2.5% के आसपास टिहरी जिले की आबादी बढ़ी थी। और ये तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है, टिहरी गढ़वाल की 2.25 है या कहीं पर 2.35 है, आप देख लीजिएगा। और चौथे नंबर पर जो रहा, चौथे नंबर पर जो रहा यहाँ पर वो बागेश्वर था। और बागेश्वर की जो रही है, बागेश्वर की जो जो वृद्धि दर रही बेटा वो 4.18% रही है। कौन सी रही है, 4.18। तो ये सब जो डाटा थे आपके पास, एक ही डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद किसी भी जिले में मैं आपको इसको नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उस जिले से संबंधित हम बात पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा सभी चीजों को लेकर चलना है ताकि ये सारे डाटा आपके पास आ जाए। तो हमने बात करी यहाँ पर, यहाँ जब भी हम आए तो हमने बात करी कि सर यहाँ दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, और हम दशकीय वृद्धि दर को समझते हैं कि ऐसा डाटा जिसमें हम 10 सालों में जनसंख्या में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसके बारे में समझते हैं। फिर आपने देखा कि यदि देहरादून जनपद की बात करेंगे तो इसकी आबादी बढ़ी है 32.33%, और उत्तराखंड में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है देहरादून जिले की। फिर हम जाएंगे कि सर भारत में क्या है, तो भारत में बेटा 17.51 होगा, 17.64 होगा, आप देख लेना। इसमें अलग अलग किताबों में थोड़ा सा नीचे ऊपर पॉइंट के बाद डाटा मिलता है। उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.81 भी है, 71 भी कहीं पर आपको दिखेगा। भारत में दशकीय वृद्धि दर जो है, इसमें जो है इसका रैंक जो पूछेगा तो 18वां आता है। और फिर यहाँ से प्रश्न जो चलते हैं वो सर्वाधिक और सबसे कम वाला ट्रेंड में रहता है। वो मैंने आपके सामने दोनों ही डाटा लिख दिया है। तो ये हमारे पास लगभग छठा डाटा था जिसमें हमने पढ़ा देहरादून जनपद का दशकीय वृद्धि दर के बारे में हमने बात किया है ना। इसके बाद हम बात करेंगे हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, कहाँ पे हो आप, कहाँ हो? अच्छा वहीं रुको, मैं किसी को बाइक से भेज रहा हूँ। अमन का है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अगली हम बात करेंगे, क्योंकि देहरादून जिला जो है आपका बेटा वो नगरीय जनसंख्या के लिए उत्तराखंड में जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बाद जो अगला है वो है, इसमें लिखेंगे कि सर ये जो देहरादून जिला है ये उत्तराखंड का ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है, शहरों में आबादी रहती है। तो फिर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक नगरीय आबादी रहती है बेटा, जो सबसे ज्यादा नगरों में रहने वाले लोग हैं, वो सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ रहती है, देहरादून जनपद में रहती है। नगरीय आबादी कहाँ रहती है, देहरादून में रहती है। और यदि हम बात करेंगे तो इसकी लगभग 55.23% आबादी ऐसी है देहरादून जिले की जो लगभग कहाँ रहती है, नगरों में। लगभग 55% आबादी जब भी आप देहरादून जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगी जो कहाँ रहती है, नगरों में। 55.23 करके है या आप 55.52 करके लगा दीजिएगा
तो कोई भी आप जो है लिख लेना बेटा इसमें, ये लगभग कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। अरे वो बाइक लेके जाना डाकपतर चौक पे ना, वहाँ कोई वो लेके आया होगा, करेला होगा 10 किलो, ये नंबर होगा इसमें उसका, ऐसे पैटर्न इसका ऐसे ऐसे, यही वाला नंबर होगा, ये मिला लेना। नगरीय आबादी 555.23। अब यहीं से 2-3 प्रश्न बेटा आपको ध्यान रखने कि यदि कभी भी ये पूछेगा कि लगभग आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए कि भारत की कितनी % आबादी नगरों में रहती, तो यहीं से आपने लिखना है कि भारत की यहीं से आप सभी ने लिखना है कि भारत में, पहले तो आपका देहरादून के लिए उत्तराखंड में पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहाँ है, तो बेटा उत्तराखंड में जब भी पूछेगा उत्तराखंड में आपका देहरादून में रहते हैं। यदि आपसे बात करेगा कि भारत में सर्वाधिक जो नगरीय आबादी है, भारत की जो नगरीय आबादी है, भारत में कितने % आबादी नगरों में रहती है, तो भारत की लगभग 31.16% जो आबादी है वो कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। ये आपको ध्यान रखना है ना, इसको ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में नगरों में आबादी रहती, तो तमिलनाडु में, और गांव में पूछेगा सबसे ज्यादा तो आपका हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहीं से वो प्रश्न पूछेगा कि जो हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की जब बात करेंगे, उत्तराखंड के बारे में जब भी वो आपसे पूछेगा, तो उत्तराखंड की लगभग कितने % आबादी है जो आपका गांव में रहती है, तो उत्तराखंड में बात करेंगे तो 68.48% के आसपास जो आबादी है वो हमारे पास गांव में रहती है। कहाँ रहती है, ग्रामीण आबादी है, बार बार आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। और लगभग जो नगरों में रहेगी बेटा, ये लगभग कितना बच गया है, लगभग 30 से 31% आबादी जो उत्तराखंड राज्य की है वो कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। और शहरों में जो सबसे ज्यादा रहती है वो कहाँ रहते हैं, देहरादून में। और शहरों में परसेंटेज में जो सबसे कम रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बागेश्वर में। क्योंकि बागेश्वर की आप देखेंगे कि 96% आबादी जो है वो लगभग गांव में रहती है ना। और यदि कुल आबादी बोलेगा कि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ रहती है, तो फिर बेटा आप लगाएंगे हरिद्वार एक ऐसा राज्य है जिसके 11 लाख के आसपास जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं 18 लाख में से, है ना। तो परसेंटेज में जब भी पूछे तो आपको बागेश्वर लगाना है। और अगर ऐसे नॉर्मली आपसे ये बात करता है कि सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कहाँ के हैं, तो हरिद्वार में आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे पास ये जो नेक्स्ट है ये आपका ग्रामीण आबादी से संबंधित क्लियर हो गई चीजें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला देहरादून है, और देहरादून की 55.23% आबादी शहरों में रहती है। और सबसे कम जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बागेश्वर एक ऐसा जिला है जहां की मात्र 3% के आसपास आबादी ऐसी है जो शहरों में रहती है। और यदि बोलेगा कि सबसे ज्यादा यदि पॉपुलेशन काउंट किया जाए तो वो किस जिले में रहती है, हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार की टोटल जनसंख्या 19 लाख के आसपास है। और यदि आप परसेंटेज निकालेंगे 19 लाख का, तो लगभग 55 से 60% ही आबादी ऐसी जो गांव में रहती है। वहीं बागेश्वर की तो 96% आबादी गांव में है। इसका कारण यह है कि बागेश्वर की कुल जनसंख्या ही 2,58,000 है, और उस 2,58,000 का 96% लोग गांव में भी रहेंगे तो भी लगभग 2,20,30,000 जो भी बनेगा, है ना। जबकि हरिद्वार में 11 लाख रहते हैं, तो टोटल में इसलिए हरिद्वार आगे चला जाता है, बागेश्वर पीछे आ जाता है। लेकिन जब परसेंटेज पूछे तो बागेश्वर आगे रहता है और हरिद्वार यहाँ क्या है, पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा था, नेक्स्ट हमने बात किया था किसका, इसकी जो है आबादी के ऊपर। अब हम जब आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगर जब भी पेपर में पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में नगरीकरण में उत्तराखंड का कौन सा राज्य है, तो फिर आप लिखेंगे बेटा इसमें कि भारत में जो नगरीकरण में, अगर भारत में नगरीकरण पूछेगा वो आपका कि भाई नगरीकरण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो नगरीकरण में आपको सभी बच्चों को लिखना है कि भारत उत्तराखंड का 20वां स्थान आता है नगरीकरण में। भारत में किसका, उत्तराखंड का, ये ध्यान रखना है। अर्थात नगरों में रहने के मामले में यदि इसको काउंट किया जाए कि जो शहरी जनसंख्या है वो उत्तराखंड में क्या रैंक रखता है, ये तो 20वां रैंक रखता है। आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है ना। अब लगभग राज्य की बात कर दी आपने, तो आपने बोल ही दिया कि लगभग 30 से 31% आबादी ऐसी है जो आपकी कहाँ रहती है, लगभग 30% आबादी आपकी कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। और एग्रीगेट 70% आबादी आप लिख सकते हैं गांव में, लेकिन कहीं पर बेटा आपको ये भी डाटा मिलेगा कि लगभग 68.48 यहाँ रहते हैं और 31.16 यहाँ रहते हैं। तो नॉर्मल आप इसको ध्यान रख लेना क्या है कैसा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि बात करेंगे तो इसी आधार पर हमने नगरीय क्षेत्रों में कुछ नगर निकाय बनाए हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं।
और उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला नगर निकाय का जो पहला पार्ट है वो होता है नगर निगम। क्या है सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या है? नगर निगम। और नगर निगम आप सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि नगर की बात कर रहे हैं तो जरा इनको समझ लिया जाए। नगर निगम हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा शहरी कस्बा, एक ऐसा शहरी क्षेत्र है, एक ऐसा शहरी कस्बा है जिसकी जनसंख्या के दो अलग अलग मानक है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो इसकी जनसंख्या 90,000 से अधिक मानी जाती है, तब उसको हम नगर निगम का दर्जा दे सकते हैं। और यदि आप प्लेन एरिया में जाएंगे तो एक ऐसा कस्बा जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर मानी जाती है, उसी को हम क्या घोषित करते हैं? नगर निगम का दर्जा देते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि देहरादून में आपको पढ़ने होंगे 2 नगर निगम, आपको ध्यान रखने, तो नगरीय क्षेत्रों से ही इसको कनेक्ट कर लें। अब आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो बात करेगा, यहाँ बात होगा कि यदि जब मैं बात कर रहा हूँ 2025 में सितंबर महीने में, तो सितंबर 2025 तक उत्तराखंड में जो नगर निगम है बेटा वो कितने हैं? तो उत्तराखंड में कुल नगर निगमों की संख्या जब भी पूछेगा, इस तरह ऊपर की डेफिनेशन के आधार पर 11 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है ना? ये ध्यान रखना आपने। तो कितने लगाने हैं कि सर टोटल कितने? 11 नगर निगम हमको टोटल यहाँ पर मिलेंगे यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें। अब 11 में से वो 11 के 11 को एक लिस्ट बना लो, फिर देहरादून जिले के हम समझ लेंगे। तो 11 में से जब पहला पूछेगा तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम जो बना था बेटा वो कौन सा है? देहरादून है। इसका मतलब 1 लाख से प्लस जनसंख्या पहले किसकी हुई? देहरादून की। और ये हुआ था कब? दिसंबर 1900 लगभग 98 में था। और इस समय हम उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। और मायावती सरकार ने बेटा पहली बार इस देहरादून को नगर निगम का दर्जा दे दिया था, है ना? फिर हम देखेंगे कि जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो 2003 में जब हम पहुंचे, कब पहुंचे? 2003 में। तो 2003 में इसे पूर्णतः उत्तराखंड राज्य का नगर निगम घोषित किया गया। इसको जो है पूर्णतः उत्तराखंड राज्य का एक नगर निगम घोषित किया गया, उत्तराखंड राज्य का नगर निगम का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखना है। यहीं से हमने प्रश्न देखना है कि यदि हम 2003 से क्वेश्चन उठाएं तो हम लिख सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अगर नगर निगम कभी भी वो पेपर में पूछ रहा है तो सबसे प्राचीन नगर निगम हम किसको लगाएंगे? ये हम देहरादून जनपद को लगाएंगे। यहीं से जब भी वो पूछेगा कि यदि वर्तमान में बात किया जाए उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर निगम है ये भी हम किसको लगाएंगे? देहरादून जनपद को। कौन हो जाएगा? देहरादून, है ना? तो उत्तराखंड में पहला जो नगर निगम बना बेटा ये हमारा देहरादून ही बना था। जब हम उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के समय में दिसंबर 1998 में इसका अनाउंस हुआ था। जब भी नगर निगम आपको पूछा जाए तो उसका एक साधारण सा डेफिनेशन आपको याद रखना है कि सर ऐसा शहरी कस्बा या ऐसा पर्वतीय क्षेत्र में बसा कस्बा, पर्वतीय क्षेत्र आएगा तो 90,000 से प्लस जो जनसंख्या रखता है। और यदि मैदानी क्षेत्र पूछेगा तो आपको लगाना है कि सर ऐसा शहरी कस्बा जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या रखता है। और इस क्रम में उत्तराखंड में पहला जो नगर निगम अनाउंस हुआ था वो देहरादून है। ऊपर मैंने बता दिया, माउंटेन बना के दिखा दिया है कि पर्वतों में क्या इसका जो है मानक है और मैदानी क्षेत्रों में क्या मानक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे जब पहला नगर निगम अनाउंस हो गया था तो दूसरे की जब बात करेंगे, दूसरे नंबर पर हरिद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? हरिद्वार शहर को। और ये कब मिला था? 2011 में। अच्छा, इसी समय उत्तराखंड में जो तीसरा नगर निगम अनाउंस हुआ वो आप सभी बच्चे जानते हैं कि हरिद्वार के साथ साथ जो है तीसरा जो नगर निगम अनाउंस हुआ ये हल्द्वानी नगर निगम था। हल्द्वानी आपका कहाँ है? नैनीताल के अंतर्गत है। और हरिद्वार और हल्द्वानी दोनों के दोनों कब अनाउंस हुए थे? 2011 के आसपास। इनको नगर निगम का आपने क्या दिया है? दर्जा दिया है। इसको ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो फिर हम देखते हैं कि सर चौथा जो नगर निगम है ये 2013 में अनाउंस हुआ। और 2013 में आपने किसको नगर निगम का दर्जा दिया? पहला दर्जा दिया रुड़की को। और इस तरह से 2013 तक जब आए तो रुड़की से जो है लगभग जो है आपका 4 नगर निगम अनाउंस हो गए थे। और इसी बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो आपने नगर निगम का दर्जा दिया था वो रुड़की के साथ जो दर्जा दिया वो रुद्रपुर को नगर निगम का दर्जा दिया। किसको दिया था? रुद्रपुर को। और ये दोनों के दोनों बेटा 2013 में नगर निगम का दर्जा प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं? 2013 में। और इस तरह से हमारे पास अब जो नगर निगम आ गए वो पहला देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा हल्द्वानी है, चौथा रुड़की है और पांचवा क्या है? रुद्रपुर आता है। पांचवा क्या आ जाता है? रुद्रपुर आ जाता है। डन है ना? ये लगभग यहां तक आ गए थे। इसके बाद आगे चलेंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे आप जो छठा नगर निगम हमारे पास आएगा, ये छठा नगर निगम हमारे पास आ जाएगा। इसकी हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग जो है
2017 में। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि किसको हमने दर्जा दिया था, ये ऋषिकेश को इसका दर्जा दिया था। किसको दिया था? ऋषिकेश को छठा नगर निगम का दर्जा दिया था। किसको? ऋषिकेश को। और ये कब दिया था? 2017 के आसपास दिया था। 2017 के आसपास हमने किसको नगर निगम का दर्जा दिया था? ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा दिया था। डन है। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो इसके बाद 7वें नंबर पर जो नगर निगम हमने बनाया, ये हमने बनाया था किसको? कोटद्वार को। किसको दर्जा दिया था? कोटद्वार को। और कोटद्वार को जो ये दर्जा दिया, ये कब दिया? 2017 में। लगभग लगभग 7 नगर निगम आपके अनाउंस हो गए थे 2017 तक। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर। अच्छा, रुद्रपुर के बाद बेटा, सॉरी क्षमा करें, मैं वही बता रहा हूँ, एक चीज छूट रहा है। रुद्रपुर के साथ साथ ही आपने काशीपुर को भी नगर निगम का दर्जा दिया है यहाँ पर। किसको? काशीपुर को। और ये भी कब दिया है? 2013 में। इसके बाद 7वें नंबर पर जो है वो ऋषिकेश को अक्टूबर 2017 में आपने नगर निगम का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? नगर निगम का। और फिर उसी महीने आपने 8वां नगर निगम जो है वो किसको घोषित किया? कोटद्वार। और इस तरह से 2017 तक हमारे पास जो टोटल नगर निगम आ गए थे वो 8 नगर निगम आ गए थे बेटा। कितने नगर निगम आ गए थे? 8। अब इसके बाद आप चलेंगे तो जो नवा नगर निगम बना है वो बना है श्रीनगर। और श्रीनगर आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये अलकनंदा नदी के तट पर एक ऐसा शहर है जिसका कुछ भाग टिहरी में है, कुछ आपका पौड़ी में है, जो परमार राजाओं की राजधानी रहा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय रहा, फिर पौड़ी गया था बाद में। तो श्रीनगर को प्राचीन काल में श्री क्षेत्र कहते हैं। अब जब हम आगे पहुंचे तो हमने देखा कि लगभग दिन था 31 दिसंबर का। और 31 दिसंबर कब का है? 2021 का। और इस दिन उत्तराखंड सरकार ने इस श्रीनगर को उत्तराखंड का पहला प्रथम पर्वतीय नगर निगम बनाया था। प्रथम पर्वतीय नगर निगम का दर्जा दिया बेटा। क्या बनाया? पर्वतीय नगर निगम। जो कि लास्ट टाइम बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और जब भी वो पर्वतीय नगर निगम पूछे तो वहां मानक है हमारे पास 90,000 से अधिक जो आबादी वाला कस्बा है उसको पहाड़ों में नगर निगम बना दिया जाता है। तो उत्तराखंड का पहला पर्वतीय नगर निगम अभी लास्ट टाइम 1 से 1.5 साल बड़ा पेपर में चला है, वो ये वाला था। फिर हम आगे गए तो हमने बात करी 2024 की। और 2024 में जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में 10वां और 11वां 2 नगर निगम अनाउंस हुए। और दोनों के लिए जो प्रस्ताव लाया गया बेटा, ये 13 अगस्त को लगभग जो है इस प्रस्ताव को जो है आपने रखा है। और फिर फाइनली बेटा 1 या 2 सितंबर को फाइनली इन दोनों शहरों को नगर निगम बनाया गया, जिसमें पहला था अल्मोड़ा। इस प्रकार से अल्मोड़ा उत्तराखंड में 10वां नगर निगम बना। कौन? अल्मोड़ा। और इसी डेट के आधार पर 11वां नगर निगम बना पिथौरागढ़। और पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित अब जो है लगभग 3 नगर निगम आपके पास आ गए हैं। तो ये हमारे पास किसका डाटा था? उत्तराखंड में नगर निगमों का। शुरू से मैंने बोला है कि नगर निगम क्या है, नगर निगम क्या है और किस तरह की यहाँ पर शैली रहना है। तो आराम से इसको देखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये टॉपिक आज निपटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को लगभग जो है यहीं विराम देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। दूसरा जो है वो है नगर पालिका। अगले क्या होते हैं? नगर पालिका होती है। और शहरों में जब भी आप नगर पालिका की बात करेंगे बेटा तो इसको ध्यान रखना कि एक ऐसे शहरी कस्बे जिनकी जनसंख्या सामान्यतः कितनी होती है, लगभग लगभग जो है 20,000 से 1 लाख के बीच या 90,000 के बीच। 1 लाख आप शहरों में लिख सकते हैं और 90,000 आप पर्वतीय क्षेत्रों में लिख सकते हैं। और यदि इनके बीच जनसंख्या होगी तो उनको सरकार क्या बना देती है? नगर पालिका घोषित कर देती। क्या बना देती है? नगर पालिकाएं बना देती। और यदि हम इन नगर पालिकाओं की बात करें तो वर्तमान समय में यदि उत्तराखंड में पूछे जाए कि कुल कितनी नगर पालिका परिषद हैं, तो उत्तराखंड में जहां तक डाटा मैंने पढ़ा है लगभग 45 आपकी नगर पालिका परिषद है। कौन क्या है? नगर पालिका परिषद है। और इन 45 में से यदि हमारे देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में जो है ये लगभग 4 नगर पालिका परिषद है। कितनी नगर पालिका परिषद है? देहरादून में 4 नगर पालिका परिषद है ना। अब यहां से थोड़ा सा आपको प्रश्न समझना है कि सर यदि वो नगर पालिका बोलेगा तो सबसे पहले पूछेगा कि उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो प्रथम नगर पालिका रही है, ये नगर पालिका रही है बेटा आपकी सबसे पहली जो नगर पालिका रही है ये मसूरी रही है। कौन रहा है? मसूरी। और मसूरी नगर पालिका को अंग्रेजों ने कब स्थापित किया था? 1842 में। और इसको संस्थापक कौन माने जाते हैं? सर फ्रूथ महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं?
सरफ्रुत महोदय माने जाते। उत्तराखंड में जब पूछेगा कि कुमाऊं की पहली नगर पालिका, हालांकि अब नगर निगम बन गया है बेटा, तो कुमाऊं की जो है वो अल्मोड़ा को माना जाता है। और अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन 1864 में सर हेनरी रेवरेंड ने किया था। किसने किया था? हेनरी रेवरेंड साहब नाम के जो अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने अल्मोड़ा को नगर पालिका बनाया था, जो अब नगर निगम के रूप में वहां स्थापित हो गया है ना। तो उत्तराखंड में सबसे पुरानी मसूरी है, फ्रुत महोदय ने बनाई। कुमाऊं की पूछेगा तो अल्मोड़ा है, रेवरेंड ने बनाई। अगर पूछेगा फिलहाल उत्तराखंड में लगभग टोटल कितने नगर पालिका परिषद है, तो 45 को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछेगा कि देहरादून जिला जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कितनी नगर पालिकाएं वर्तमान में अवस्थित है, तो देहरादून में वर्तमान में 4 नगर पालिकाएं हैं। और वो 4 नगर पालिकाओं में सबसे पुरानी जो देहरादून की नगर पालिका है वो मसूरी नगर पालिका है। पहली कौन सी है? मसूरी नगर पालिका। दूसरी जो है वो कौन सी है, तो आप लगाएंगे बेटा सभी बच्चे कि दूसरी है डोईवाला नगर पालिका। कहाँ है? डोईवाला की नगर पालिका। सेकंड नंबर पे जब भी आपको पढ़ना है तो आप ध्यान देने की दूसरी नगर पालिका कौन है? डोईवाला। और तीसरी जो नगर पालिका है ये सभी जानते हैं हरबटपुर है, तो लगभग हरबटपुर नगर पालिका है। और चौथी जो नगर पालिका आपसे पूछेगा ये आपको ध्यान रखना है विकास नगर नगर पालिका है। कौन सी है? विकास नगर। तो फिलहाल यदि नगर पालिकाओं की बात करेगा तो आपके देहरादून जिले में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 4 नगर पालिकाएं, है ना। अगली वो बात करेगा कि सर यदि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो देहरादून जिले में हम कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ छावनी परिषद है, कुछ कैंटोनमेंट जो बोर्ड है, छावनी परिषद है। तो नेक्स्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो अगला जो हेडिंग आपको डालना है वो आप पढ़ेंगे देहरादून जनपद में छावनी परिषद। और छावनी परिषद का सिंपल सा अर्थ ये है बेटा कि ऐसे क्षेत्र जहां कभी अंग्रेज आकर बसे थे और उन्होंने अपनी छावनी स्थापित की थी, उन्हीं को छावनी परिषद या क्या बोला जाता है? कैंटोनमेंट बोर्ड बोला जाता है। और अब जो है इनका शासन प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अलग से ये अधिसूचित क्षेत्र में भारत सरकार के जो है ये लगभग किसके अधीन कार्य कर रहे हैं? तो भारत सरकार के लगभग जो है ये काम करते हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगर कभी भी पूछे सर कि इनका उत्तरदायित्व किसका है, तो भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्ट्री इनको चलाती, रक्षा मंत्रालय चलाता है। और छावनी परिषदों से मतलब उन्हीं से जो कभी आर्मी छावनियों के रूप में अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। और यदि आपको पूछेगा कि उत्तराखंड में टोटल कितनी छावनी परिषदें हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि उत्तराखंड में जो है हमारे पास कुल, अगर उत्तराखंड में पूछेगा तो उत्तराखंड राज्य में हमारे पास लगभग जो है 9 छावनी परिषदें हैं। कितनी छावनी परिषदें हैं? 9 छावनी परिषदें, 9 कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट एरिया है। और इनमें सबसे पुराना, हालांकि थोड़ा सा विवाद है बेटा इनमें, लेकिन सबसे पुराना जो पेपर में ग्रुप सी में इसने दिया है बेटा उसमें अल्मोड़ा को इसने लगाया कि सबसे पुरानी छावनी परिषद कौन है? अल्मोड़ा है। और अभी वर्तमान में लगभग कितनी छावनी परिषदें हैं? तो 9 छावनी परिषदें। अब यहीं से हमें बात करना है कि जो आपका देहरादून जिला है इसमें कौन कौन सी छावनी परिषदें हैं। तो सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपकी चक्राता छावनी परिषद है। कौन सी छावनी परिषद है? चक्राता। और इसका जो गठन हुआ था इसको 1869 में कर्नल ह्यूम ने स्थापित किया था। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? कर्नल ह्यूम। और उसने चक्राता को एक छावनी के रूप में स्थापित किया था। तो पहली जो छावनी है वो आप किसको देखते हैं बेटा? यहाँ चक्राता छावनी को देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो छावनी है वो मसूरी क्षेत्र में आपकी आती है और इसको आपको बोला जाता है लंढौर छावनी। तो दूसरी छावनी परिषद जो हम बात करेंगे बेटा वो कौन सी हो जाएगी? लंढौर छावनी परिषद। और ये लंढौर छावनी परिषद जब भी आप पढ़ेंगे तो कहाँ है? मसूरी में। और लंढौर छावनी परिषद की जो स्थापना है बेटा वो दे देता है कहीं 1872 देता है, कहीं 1836 देता है। आप इसको थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग। इसके बाद तीसरी जो छावनी परिषद है वो देहरादून के गढ़ी कैंट में है। कहाँ पर है? गढ़ी कैंट में। और तीसरा जब भी बोलेगा कि उत्तराखंड की देहरादून जनपद की तीसरी छावनी परिषद कौन सा है? गढ़ी कैंट। और ये 1913 में लगभग स्थापित है या कहीं पर 1814 भी इसका दिया गया। और चौथी जो है वो देहरादून में ही क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद है। कौन सी है? क्लेमेंट टाउन है, इसका नाम क्या है बेटा? क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद है। और इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो 1942 के आसपास या 1936 के आसपास ये 4 छावनी परिषदें आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? देहरादून जनपद के अंदर मिल जाएगी। डन है ना। इसके अलावा यदि आपको उत्तराखंड की छावनी परिषदों को थोड़ा सा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पर हम ध्यान देंगे कि जो उत्तराखंड की छावनी परिषदें हैं इसमें आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे अल्मोड़ा छावनी परिषद। पहला जो है क्या है? अल्मोड़ा छावनी परिषद आपको लिखना है।
फर्स्ट आप किसको लिखेंगे, अल्मोड़ा का छावनी परिषद लिख लेंगे। और ये लगभग इसकी स्थापना है अप्रैल 1815 में। लगभग कब बनी, अप्रैल 1815। और यही क्वेश्चन बेटा यूके ट्रिपल एससी ने जब पूछा था आपसे, तो इसमें इसने अल्मोड़ा को ही आंसर दिया था पहला जो। इसके बाद जो आती है वो आपकी दूसरी जो बनानी है, आपने लिखनी है, वो है नैनीताल छावनी परिषद। कौन सा छावनी परिषद है, नैनीताल छावनी परिषद लिखना है। और नैनीताल छावनी परिषद की जहां तक मुझे स्थापना मिली बेटा, इसको लगभग 1841 में इन्होंने देखा जब पीटर बैरन ने खोज किया, उसी समय का आपने लिखना है। इसके बाद तीसरी जो छावनी परिषद है वो इसने दे रखा है रुड़की छावनी परिषद। और रुड़की छावनी परिषद जो है आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार का पार्ट है। और इसकी स्थापना जब ये पूछेगा आपसे तो रुड़की का इन्होंने दिया हुआ है, लगभग इसको ये दे रहा है 1853 में। कब स्थापित हुई है, 1853 में उत्तराखंड की तीसरी छावनी परिषद है। इसके बाद आपको देगा चक्राता, आपने पढ़ लिया। चौथी जो है वो है रानीखेत छावनी परिषद। कौन सी छावनी परिषद है, रानीखेत छावनी परिषद है। और रानीखेत की जब इन्होंने स्थापना दी है, आप पढ़ेंगे तो रानीखेत को इन्होंने दिया है लगभग 1871 में। उत्तराखंड की चौथी जो छावनी परिषद है, कैंटोनमेंट जो एरिया बना है वो कौन सा है, रानीखेत को बनाया गया। इसके बाद जब मैं इसके अलावा पढ़ूं तो पांचवा जो है वो आपका लैंसडाउन छावनी परिषद है। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल में आप सभी जानते हैं। और लैंसडाउन छावनी परिषद की इन्होंने स्थापना की है 1887 लिखा है, जब गढ़वाल राइफल इसमें आया था। तो अगला छावनी परिषद आपका लैंसडाउन है। और इसके बाद गढ़ी, कैंट, क्लेमेंट टाउन, 4 हमने देहरादून में पढ़ दी है। तो लगभग 5 ये हैं और 4 ये हैं। टोटल कितने छावनी परिषद है, 9 छावनी परिषद उत्तराखंड में देखे जाते हैं। और इन सभी का जो शासन प्रशासन है वो भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। अलग से बेटा यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह नियुक्त होते हैं, वो इसके शासन प्रशासन को चलाते हैं। तो इस तरह से देहरादून जनपद के हमने पढ़ा है कि यहाँ छावनी परिषद कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। और हमने पढ़ लिया नगर निगम भी कितने हो गए, यहाँ पर देहरादून में जो है 2 नगर निगम आ जाएंगे, एक देहरादून है और दूसरा ऋषिकेश है, वो भी हमने समझ लिया। तो लगभग जो इसका जो सामान्य परिचय है वो काफी कुछ हमने समझ लिया है। इसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं। यहाँ पर जो है आपका जब हम देखेंगे तो यहाँ तहसीलें कितनी हैं, ब्लॉक कितने हैं। और इसके साथ ही हमारा बेसिक इंट्रो वाला टॉपिक कंप्लीट होके फिर हम आगे चलेंगे कि इस जिले का जो सामान्य इतिहास है वो क्या रहा है। तो चलिए आज की क्लास को लगभग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए जो है धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।